बस में आए हुए तमाम माता बहनों, तमाम साथियों को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं शुरू से ही एक सरभारा हूँ, मजदूर हूँ, असंगठित क्षेत्र का, और मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ। मेरा जो है पूर्वज सनहौली खगड़िया में बसते थे, लेकिन कोई कारणवश हमारे दादाजी जाके परिहारा में बसे, जो बेगूसराय जिला में पड़ता है, और वहाँ पे जो है करीब हम लोग बचपन गुजारे 15-16 वर्ष तक। और हमारे जो पिताजी थे वो भी किसानी करते थे, मजदूरी करते थे, और उन्होंने हम लोग को अच्छी शिक्षा दी। उस समय हमारे पिताजी बहुत धार्मिक थे। हमारे बड़े भाई उपिंदर सहनी जी जब यहाँ कॉलेज में यहाँ दाखिला लिए तो यहाँ जब पढ़ने लगे तो सीपीएम से जुड़े और मार्क्सवादी विचार को अध्ययन किए। और हम जो है गांव छोड़ने के बाद कुछ दिन दिल्ली पंजाब कमाए। उसके बाद यहाँ पर एक कारखाना है ओम इंजीनियरिंग, उसमें हमने मजदूरी करना शुरू किया। और यहाँ पर राजनीतिक रूप से जो है कम्युनिस्ट पार्टी पहले सीपीएम से जुड़े थे, और उसके बाद भैया ने हमें एक जो है किताब पढ़ के सुनाते थे। उस समय हमको पढ़ना भी नहीं आता था। जो यह सब क्यों एक किताब लिखे थे सीपीएम का लीडर, और उसी से हमको प्रेरणा मिली कि ये जाति धर्म बेकार है, ये सब ठगने के ये सामंती एक व्यवस्था है, और जो है इसे नहीं मानना चाहिए, और जो है अपने परिवार के लिए कमाकर बेहतरी के लिए जीना चाहिए, और अपने परिवार के साथ साथ समाज को भी हेल्प करना चाहिए, और उसके दुख सुख में शामिल होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा व्यक्तिगत विचार यही हमेशा रहता था कि मैं पढ़े लिखे विद्यार्थी विद्वान आदमी से दोस्ती करूं ताकि मैं कुछ सीख सकूं। और मेरा लगातार ये काम चलता रहा, और आकर अंत में हम 1994 तक में अंधविश्वास को त्याग दिए, और घर गए तो घर में जितना पोस्टर भगवान देवी देवता का था, जितना पिंडी था, सबको उखाड़ कर फेंक दिए। उसके बाद हमारी माँ रेशमा देवी, जिसके स्मृति दिवस में आप लोग पधारे हैं, ये छठ करती थी। ये छठ करती थी और लगातार करती थी 10वें बरस से। तो हमने उनको अंधविश्वास को दूर करने के लिए और अपने गांव वाले के अंधविश्वास को दूर करने के लिए जब ये पूरी पकाकर सजाकर जब घाट जा रही थी, उस समय भी हम पूरी निकाल कर खा लिए। और घाट पर भी जो सवेरे में जाते हैं तो हमने क्या किया, सबके सामने डलिया से पूरी निकालकर लड्डू निकालकर खाना शुरू कर दिया। तो लोगों ने आश्चर्य किया कि इसका मुंह सट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जितना हमको उस समय जानकारी थी हमने विरोध किया और बताया कि ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब जो है ठगने के लिए ब्राह्मणवादियों ने ये साजिश रचा। उस दिन से हमारी माँ जो है वो अथी भी करना, छठ करना भी छोड़ दी। और जब से हम 1995 में हमारे पिताजी के लीवर कैंसर हो गया था, तो हमने खगड़िया हॉस्पिटल सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उस समय हमने इतना नॉलेज नहीं था कि बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाएं या क्या उसको दवाई होना चाहिए, क्या सुई लगना चाहिए, उतना जानकारी नहीं था। लेकिन फिर भी ये पोंगापन से हम बहुत ऊपर उठ चुके थे। अंततः हमारे पिताजी जो है बीमार पड़ गए और जो है कम से कम 20-25 रोज हॉस्पिटल में भर्ती रहे। हम जहाँ काम करते हैं, हम अपने सच्चाई बता रहे हैं आप लोग को, हम जहाँ काम करते थे उस समय ज्योति इंटरप्राइजेज में, तो वहाँ पर हमने अपने पिताजी के इलाज के लिए उससे 5000 रुपया एडवांस मांगे थे कि हम हर महीना कटा देंगे, हमारे पिताजी बीमार है। तो वहाँ के ओनर जो है उस समय हमको पैसा नहीं दी, और जब हमारे पिताजी मर गए तो उसके बाद जब हम वहाँ वापस ड्यूटी गए तो कहता है तुम तो अब भोज भात करोगे, श्राद्ध करोगे, तो लो ये 5000 रुपया, जाओ तुम अपने पिताजी के श्राद्ध कर। तो हमने उसको जवाब दिया कि अब हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो दोस्तों, हमारी जो है
आत्मा से आवाज निकला कि हम इसको त्यागे। और उसके बाद उस दिन से हम ये अंधविश्वास को छोड़कर और जो है कम्युनिस्ट पार्टी को झंडा ताने हैं। और हम ये आप लोग को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी माँ एक मजदूर थी और वो सबको जागरूक करती थी और सभी को हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए बताती थी। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं जब तक बचूंगा मैं अपने माँ के जो विचार था, सिद्धांत था, उसके लड़ते हुए मैं गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए लड़ता रहूंगा। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। दोस्तों, मैं कुछ संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ने शंकर जी ने बताया कि जो सैद्धांतिक रूप से हमारा जो विश्लेषण हुआ है, हमारा जो समाज का बनावट है, राहुल संस्कृतायन जो एक कम्युनिस्ट पार्टी के वो बड़े विद्वान थे, उन्होंने एक किताब लिखे हैं। वो किताब में बोलगा से लेके गंगा तक और भी कई किताब लिखे हैं। वो साफ लिखे हैं कि अभी समाज है नहीं, समाज टूटकर बिखरा हुआ है, समाज को बनाने की जरूरत है। ये सामंती जो व्यवस्था है, और भारत में तो अब सामंती व्यवस्था पूर्ण रहा भी नहीं। यहाँ पर तो अर्ध औपनिवेशिक और अर्ध सामंती है। यानी कि 1947 में जो लड़ाई हुई थी उसमें जो है यहाँ के जमींदार और पूंजीपतियों ने गठजोड़ कर लिया। यानी कि कोई चुनाव होता है तो आप देखते होंगे जितने मंत्री मिनिस्टर है, गांव के जितने जमींदार है, उसका जो गुंडा है उसका सहयोग लेता है। और जो है पहले तो बूथ लूटता था, अब जो है ईवीएम हैकिंग करता है, विभिन्न प्रकार के जो है वो जाल रच के और जो है पूंजीपति और जमींदार मिलकर और जो है वो शासन करते हैं। आप लोग देखते हैं तो हमारा जो पूर्वजों से करीब 500 वर्षों से जो हम लोग को शोषण किए हुए आ रहा है, ये सामंती व्यवस्था या कहिए उस सामंती के बाद जो अंग्रेज आया भारत में, वो मिलकर हम लोग को लूटना शुरू किया। तो हमको इतिहास को पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। जो शंकर जी ने बताए भौतिकवादी जो सिद्धांत है मार्क्स और लेनिन का, जो माओ का, स्टालिन का, स्टालिन तो साफ साफ लिखे हैं कि शरीर जो है एक घड़ी के पास रूपी है। आप जैसे देखते हैं कि घड़ी के सारा पास अगर जो है स्वचालित रूप से चलता रहता है तो सही समय बताता है। अगर घड़ी के मेन पास या कोई भी पास खराब हो जाने के बाद घड़ी बंद हो जाती है। अगर तो छोटे मोटे पास खराब होने पर वो रिपेयर होकर चलने लगती है। उसी प्रकार शरीर, हमारे मानव शरीर का बनावट है। डॉक्टर विश्वरूपम राय चौधरी जो ये जो है डॉक्टर है भारत में, वो जो है बताए हैं कि हमारा शरीर क्या है और हमको कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। उन्होंने बताए हैं कि जो वायरस, बैक्टीरिया और जो कोरोना के नाम पे पूरे दुनिया में लोग ठग रहा है और उसको जो है बीमारी के बहाना बनाकर बड़े फंड को अलॉटमेंट कर कर जो लूट रहा है, ये साजिश के तहत, और जो गरीब मजदूर को रोजगार छीन रहा है, तो उसके बारे में वो बताए हैं कि वायरस, बैक्टीरिया हमारे आसपास नहीं है, उससे हम घिरे ही नहीं हैं, बल्कि उसी से बने हैं। और ये चार्ल्स डार्विन भी जो आज से 200 वर्ष पहले ही वो 20 वर्ष जो है समुद्र में रहकर और रिसर्च करके विकासवाद के सिद्धांत दिए हैं। आज पूरे दुनिया के यूनिवर्सिटियों में उनका सिद्धांत को पढ़ा जाता है, चला जाता है, और उसी के आधार पर इतना मेडिकल साइंस आगे बढ़ा है, हमारा समाज आगे बढ़ा। तो दोस्तों, उन्होंने जो बताए हैं कि हमारा शरीर एक कोशिकीय जीव से बना है, यानी कि अरबों खरबों एक कोशिकीय जीव से हमारा पूरा शरीर बना है। और हम शरीर में जो कुछ भी खाते हैं हमारे शरीर के अंदर जाता है और जो है लीवर उसको पचाता है, और पचने के बाद वो ब्लड में घुल मिलकर हमारे शरीर को पोषण देता है। तो दोस्तों, भारत सरकार ने भी इस पे जो है बहुत रिसर्च किए हैं और बहुत बार जो है इस पे सर्वे किए हैं, जिसके लिए कि
जो पूरे दुनिया में लेबर एक्ट बना है उसमें भी दिया हुआ है कि एक मानव को कम से कम 24 घंटा में, जो स्वस्थ मानव है, जो पुरुष है, उनको कम से कम 3000 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और जो महिला है उसको कम से कम 2700 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जो कि हम सलाद खाएंगे, फल खाएंगे, काजू किशमिश या अनाज खाएंगे या हरे सब्जी खाएंगे तो उसमें जो है उससे हमको कैलोरी मिलती है। जैसे एक अंडा खाते हैं 100 कैलोरी मिलता है, एक केला खाते हैं हमको 100 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, एक गिलास दूध पीते हैं तो उसमें जो है 400-500 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, एक गिलास पानी पीते हैं तो 26 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। जो हम सब्जी खाते हैं, जो मूली खाते हैं, उसमें जो हमको ऊर्जा प्राप्त होता है और उसी ऊर्जा से जो है हमारा पूरा शरीर चलता है। हमारे जो है मस्तिष्क है वो सोचने समझने की काम करता है। जो आप अच्छे बात सोचते हैं, अच्छा काम करते हैं, वो हमारे मस्तिष्क में मेमोरी हो जाता है। अगर हम गलत काम करेंगे, अंधविश्वास में रहेंगे, अगर हम पिंडी को पूजेंगे, फोटो के पूजेंगे, उसी को पूजेंगे जैसे पूर्वता साथियों भी ने बताया, तो हमारे बाल बच्चे भी वही सीखेंगे और वही बात उनके दिमाग में मेमोरी हो जाएगा और वो जो है डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, वो विद्वान नहीं बन पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने जो भोज को बहिष्कार किया है, इसके लिए बहुत लोगों ने, हमारे मझले भाई यहाँ रहते हैं राजो सहनी, उस पे ग्रामीणों ने, बहुत लोग ने बहुत बात बोले, उसको जो है बहुत प्रताड़ना किए, जो कि भारत के संविधान के तहत प्रताड़ना करने वाले पर केस हो जाता। अगर हम केस करते तो जेल भी चला जाएगा, लेकिन हम उस पर कुछ नहीं कार्रवाई किए, आके समझाए। तो दोस्तों मेरा मानना यही है कि जब कैंसर के बीमारी से हमारे पिताजी मर गए, इलाज के लिए कोई पैसा नहीं दिए थे और उसके बाद श्राद्ध करने के लिए पैसा दिए। हमने अपने जीवन में देखा, हमारे बगल में एक हमारी दादी लगती थी, मर गई, वो दूरों सहनी उसका पोता है, आज भी ड्राइवरी कर रहा है, बस चला रहा है यहाँ पर बलवाही में। आप देखे होंगे कि उसका डील भी किया उसके दादी के भोज भात करने में, आज वो सरकारी जमीन पर एनएच पे रह रहा है। ऐसा ऐसा सैकड़ों आपने देखा होगा अपने ही समाज में कि गहना जेवर बिक जाती है। तो दोस्तों हम इस समाज में एक बदलाव के लिए, एक सर्वहारा के सत्ता कायम करने के लिए हमने मार्क्सवादी सिद्धांत को अपनाया है और हमने माओवादी सिद्धांत को अपनाया है, जिन्होंने भौतिकवाद पे अपना सिद्धांत देके पूरे विश्व में ये जो है सर्वहारा को एक जीने का अधिकार दिए। आप लोग को पता होगा कि पूरे दुनिया में आज तक जितना भी विद्वान पैदा हुए, आज तक यही बताते थे कि आज ये समस्या है देश में, आज भूखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, फटेहाली है। ये तमाम तरह के विद्वानों ने जो है समस्या गिनाते थे, लेकिन 18वीं शताब्दी में जब कॉमरेड कार्ल मार्क्स की जन्म होती है, उन्होंने ब्रिटेन में जाके जो दुनिया के सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, उस पूरे लाइब्रेरी जो वहां पे रखा हुआ था किताब एक से एक, उसको जो है दर्जनों बरस तक अध्ययन किए और अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक नारा दिया कि दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, क्योंकि तुम्हारी समस्या एक है। जो पूंजीपति वर्ग तुमको कमा कमा कर जो है अपना घर भर रहा है, आज है एक मिल है तो 2 बरस में वो 15 मिल खोल लेता है, तुम्हारे शर्म को चोरी कर रहा है। उसने भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, जिस समय यूरोप में कार्ल मार्क्स के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, उस समय जो है पूरे पेरिस के मजदूरों ने घेर कर पूरे पूंजीपतियों को तबाह कर दिया और राज सत्ता पे कायम हो गया। और उस समय जो है मजदूर अपना फौज नहीं बना पाए थे, इसलिए वो 41 दिन में ही समाजवाद टूट गया। वो इसलिए टूट गया कि वहां के पूंजीपतियों ने दोसर देश से फौज बुलाकर वहां के कम्युनिस्ट पार्टी को कुचल दिया। तो कार्ल मार्क्स ने और उनके दोस्त जो स्टालिन थे, उनके दोस्त जो इंगेल्स थे, उन्होंने लिखा कि सर्वहारा वर्ग के सत्ता तभी कायम हो सकता है जब उनके स्वचालित रूप से और समाजवाद से लैस जब उनका फौज होगा, तभी उसका सत्ता कायम हो सकता है। आप लोग ने पढ़ा होगा चिली में भी कम्युनिस्ट पार्टी जो है संसदीय प्रणाली से वहां पर सत्ता में आए थे,
और वहां पर सत्ता में आने के बाद अमेरिका ने साजिश रचा और एक दिन में ही इतना बमबारी किया, गोलीबारी किया तमाम देशों के पूंजीपतियों के फौज लेकर कि वहां के 1 लाख से ज्यादा मजदूरों को मारकर फिर से सत्ता कायम कर लिया। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि जो मैं मार्क्सवादी सिद्धांत से जो देश में जागरूकता लाना चाहते हैं उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा, आहुति देना पड़ेगा। ये प्राकृतिक नियम है कि आप जब खेतों में, मट्टी में जहां पर अनाज दाना को बोते हैं उसमें पानी देते हैं, खाद देते हैं, उसको देखते हैं, तब जाकर उसमें से पौधा निकलता है, तब उसमें से फल निकलता है, तब आप उसको खाते हैं। यही नहीं है कि आप जो है कहीं रोड पर आप जो है छीट दीजिएगा गेहूं चावल और आपको उपज जाएगा, ऐसा तो नहीं है। उसमें वैज्ञानिक कारण है। हर वस्तु में द्वंद है। मार्क्स ने बोला कि ये अगर मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर जो पास है, जो इसमें सेल है, बैटरी है, उसमें जो है धीरे धीरे इसका बैटरी डाउन होता है। जो हम रिचार्ज करते हैं, इसका जो पास होता है उसमें द्वंद चल रहा है। ये प्राकृतिक के वातावरण से और जो हमारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है हमारे जो है पृथ्वी का, हमारे जो है हवा का दबाव है 27.5 मोल के जो भार से हमारे शरीर को दाबता है, हवा के दबाव से। और ये द्वंद जो है चलता रहता है। हर वस्तु में द्वंद है। ये प्राकृतिक से लड़ रहा। आप एक सेब लेते हैं, उसको तोड़ते हैं गाछ से, उसको रख देते हैं, उसमें जब तक उसमें क्षमता है वो जो है धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है, उसमें सड़न आने लगता है। यानी कि प्राकृतिक से जितना क्षमता है उसको लड़ने के, वो लड़ता है क्योंकि उसमें द्वंद्ववाद चल रहा। प्राकृतिक का जितना बैक्टीरिया, वायरस या ताप है, जो वायु है, उसमें वो हमला कर रहा। और जब तक क्षमता रहता है वो जो है वो सुरक्षित रहता है, खाने लायक रहता है। और जब उसमें से जो है वो पिल्लू फर के बैक्टीरिया जो है उसको नष्ट कर देता है, उसके बाद जो है वो फल खत्म हो जाता है। वो बैक्टीरिया और फिर प्राकृतिक के जो है संघर्ष में फिर जो है द्वंद्ववाद शुरू हो जाता है। यानी कि एक ईटा है, उसका भी एक लाइफ है, एक घर है, उसका भी एक लाइफ है। उसी प्रकार हमारे शरीर का भी एक लाइफ है। अगर हम बढ़िया पोषण लेंगे शरीर में, अगर हम खैनी, बीड़ी, तंबाकू या दारू, गुटखा ये सब नहीं खाएंगे, तो मेरा दावा है कि आप कम से कम 100 बरस जिएगा। अगर आप बढ़िया से चलिएगा तो आपके समाज में गंदगी नहीं रहेगा, तो आप 150 बरस में जिएगा। आप देखिए जर्मनी में, देखिए वहाँ जापान में, देखिए वहाँ के न्यूनतम कम से कम 100 बरस लोग जीता है। चीन में कम से कम 100 बरस जीता है। अमेरिका, ब्रिटेन, चेचनिया यानी कि 100 बरस से कम नहीं जीता है। जहाँ विकसित देश है, जहाँ के वातावरण सही है, जहाँ के सही कैलोरी ऊर्जा मिलता है। तो हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने पता किया है कि भारत में अभी 22% जो है भूमि पर खेती होता है, और उसमें भी अगर बढ़िया से उपजाऊ हो जाता है तो भारत के लोग तो खा के सालों भर बच जाएगा, विदेश माल सप्लाई हो जाता। अगर भारत के 62%, 60% जमीन उपजाऊ है, अगर सरकार और यहाँ के नागरिक सिर्फ भारत के जो भूमि है उस पर अच्छे तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अगर खेती करना शुरू कर दे, तो हमारे भारत में इतना अनाज होगा कि पूरे दुनिया में 7 अरब से ज्यादा लोग हैं, 200 से ज्यादा देश है, वो सभी सिर्फ भारत के अनाज उपजाया हुआ खाएगा, कभी नहीं घटेगा। लेकिन यहाँ के जो है सरकार, यहाँ के पूंजीपति वर्ग, यहाँ के जमींदार ऐसी साजिश रची है कि हम लोग कमाते हैं, हम लोग किसानी करते हैं, ऐसा कानून बनाया है कि आप लोग के सारा जो है संपत्ति लूट लेता है। आप लोग जो है आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। आप देख रहे हैं जब से उदारीकरण लागू हुआ है 1991 से, तब से 20 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। हमारी माँ भी, हमारे पिता भी, आप सबके पूर्वजों भी में इसी प्रकार से कम उम्र में मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि हम वैज्ञानिक शिक्षा ग्रहण नहीं किए। हमने जो है मार्क्स एंगेल्स को बढ़िया से नहीं पढ़े, उनके सिद्धांत को नहीं पढ़े। हम जो है अंधविश्वास में लिप्त हो जाते हैं और फोटो कैलेंडर के अपना आदर्श और भगवान मान लेते हैं। दोस्तों, हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, आदर्श का मतलब क्या होता है? आदर्श हम किसको मान?
आदर्श एक ऐसा चीज है जो हमने संस्कृति सभ्यता से जुड़ा हुआ। हमने कार्ल मार्क्स के अपना आदर्श क्यों बना? क्योंकि कार्ल मार्क्स ने पूरे दुनिया की समस्या के बारे में समझा और उसने दास कैपिटल एक किताब लिखा, अर्थशास्त्र की आलोचना, जिसमें कि हम बता रहे थे और हम दूसरे जगह चले गए। उस समय जब फ्रांस में मजदूरों की आंदोलन चल रही थी तो अफ्रीका में हीरा और सोने के खदान की खुदाई चल रही थी। कार्ल मार्क्स ने लिखा है उसमें कि जो हीरा और सोने की खदान में खुदाई में राष्ट्र का जितना धन लगा है उससे अगर 10% धन अगर यहाँ के कृषि को ठोस करने में लग जाएगा तो पूरा राष्ट्र सुखी संपन्न हो जाएगा। कोई भी भूख से नहीं मरेगा, कोई भी दवाई से नहीं मरेगा। तो दोस्तों, उन्होंने ये बात को लिखा क्योंकि जो हीरा के खान को खुदाई होगा उसमें चंद पूंजीपतियों के अधिकार होगा, मंत्री मिनिस्टरों के अधिकार होगा, IAS अफसरों के अधिकार होगा, दूसरे आम जनता किसान का अधिकार नहीं होगा। इसीलिए वो हीरा के खदान को खोदते हैं, कोयला के खदान को खोदते हैं, पीतल के खदानों को खोदते हैं, तांबा के बॉक्साइट के खदानों को खोदते हैं, ताकि आम लोग मूर्ख बना रहे, उस पर हम शासन करूं। आप देख रहे हैं जब लॉकडाउन लगा था, हिंदुस्तान के कम से कम 14 करोड़ लोगों को रोजगार छूट गया। लोग सड़कों पे पैदल चलने के लिए सैकड़ों मील विवश हो गए, पानी के लिए रास्ते में मर गए, दवाई के लिए मर गए, भूखे मर गए। आप लोग आंखों से देखा। तो दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि भारत के कृषि अगर को ठोस कर दिया जाए तो ये सारा पूंजीपति भी दोगले सब जानते हैं, मंत्री मिनिस्टर भी जानते हैं, जमींदार भी जानते हैं कि अगर यहाँ के कृषि हम ठोस कर देते हैं तो पूरा समाज हमारा जो है सुखी संपन्न हो जाएगा, कोई भूख से नहीं मरेगा। ये स्मृति दिवस मनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सभी हाथ को काम मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। आज हमारे देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी है। आप देखें 20 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार है। आज जो है भारत में अर्जुन सेन गुप्ता का रिपोर्ट है, जो जज थे रिटायर, भारत सरकार ने उसको नियुक्त किया था कि गरीबी पे आप रिपोर्ट बनाइए। उन्होंने रिपोर्ट बनाया कि शहर में रहने वाले जो 33 रुपया कमाते हैं वो जो है गरीबी रेखा से ऊपर है, और जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो 24 रुपया से अगर ज्यादा कमा लिया तो वो गरीबी रेखा से नीचे। तो अर्जुन सेन गुप्ता के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे। तो बताइए, जिस देश में अनाज को समुद्रों में फेंक दिया जाता है, आयात कर दिया जाता है, उसको सड़ाकर टाटा बिरला, डालमिया, लक्ष्मी मित्तल, जिंदल और अडानी अबानी को दे जाता है, और उसको कुरकुरे भजे और पापड़ तिलौरी बनाकर और गंदे चीजों को बनाकर उसको पैक बनाकर हम लोगों को 300-400 रुपए किलो बेचता है, जिसके खा के हमारे बाल बच्चा बीमार पड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं भारत में जितना प्रकार के सब्जी उपजती है, जितना प्रकार के गेहूं उपजती है, अनाज उपजती है, पूरे विश्व में कहीं नहीं उपजता। इतना विटामिन से भरपूर हमारे समाज में सब्जी है, हर चीज है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चा बीमार। हमारे माँ बहनें नेपाल जाती है आंख दिखाने के लिए, मामूली से विटामिन ए की कमी जो कि गाजर में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, यानी कि सस्ते से सस्ते चीजों में पाया जाता है। लेकिन यहाँ के डॉक्टर वैज्ञानिक हरामजादे बताते नहीं है, सही चीज बताते नहीं है। वो जो है एलोपैथ दवा देकर, अंग्रेजी दवा देकर आपके शरीर की इम्यूनिटी को खराब कर देते हैं और पैसा ठगते रहते हैं। आप देखिए। तो दोस्तों, हम ये स्मृति दिवस इसीलिए मना रहे हैं कि हमारे जो अगला पीढ़ी है, हमने जिसको पैदा किया, क्या हमें अंधविश्वास सौंपते जाएंगे? क्या वो पिंडी सौंपते जाएंगे? क्या हम मार्क्सवादी लेनिनवादी विचार सौंप के जाएंगे? तब जाके वो सब उठा के अपने देश में जी पाएगा हमारे मरने के बाद, नहीं तो नहीं जी पाएगा। तो मैं ज्यादा आप लोग को समय नहीं दूंगा। मैं एक छोटा सा कविता कह के मैं अपने वक्तव्य को खत्म करूंगा। दोस्तों, इस व्यवस्था से जुड़ी, इस अन्याय अत्याचार से जुड़ी हमने एक कविता लिखा है, आप लोग सुने, अगर पसंद आए तो धन्यवाद दीजिएगा। दिए हो जख्म जो व्यवस्था के आड़ में,
भरने उसे हमने दिया नहीं। हमने अनाज जो पैदा की खाने तुमने दिया नहीं। दिए हो जख्म जो व्यवस्था के आड़ में भरने उसे हमने दिया नहीं। हमने दूध जो पैदा की खाने तुमने दिया नहीं। हमने दूध जो पैदा की खाने तुमने दिया ही नहीं। दिए हो जख्म जो व्यवस्था के आड़ में भरने उसे हमने दिया ही नहीं। हमने खदानों से 100 की मिट्टी भी निकाली, तख्ते भट्टी में गई और ढाली। उससे हमने मिशनरी पार्ट पुर्जे भी बनाए, उससे हमने बस गरी हवाई जहाज भी बनाए, पर सफर तुमने उसमें करने दिया ही नहीं। दिए हो जख्म जो व्यवस्था के आड़ में भरने उसे हमने दिया ही नहीं। हमने बड़े बड़े महल है बनाए, उसमें संगमरमर है जलाए, पर रहने तुमने उसमें दिया ही नहीं। दिए हो जख्म जो व्यवस्था के आड़ में भरने उसे हमने दिया ही नहीं। तुमने ही जाति धर्म बनाए, तुमने ही मंदिर मस्जिद बचाए, तुमने ही भाई से भाई को लड़ाकर एकता अखंडता को है तोड़ा। भेदभाव को मिटने कभी दिया ही नहीं। दिए हो जख्म जो व्यवस्था के आड़ में भरने उसे हमने दिया ही नहीं। तुमने फर्जी मुठभेड़े दिखाकर मजदूर किसान के है रोज मारा, कोर्ट कचहरी थाने बनाकर बेगुनाहों के है जेलों में डाला। झूठे मुकदमा के चक्रव्यूह से निकलने कभी तुमने दिया ही नहीं। दिए हो जख्म जो व्यवस्था के आड़ में भरने उसे हमने दिया ही नहीं। मैं इतना ही कह के अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ और मैं सभी गार्जियन से अनुरोध करता हूँ, जिसने अपने बच्चे को पैदा किए हैं उसके बारे में सोचिए और उनके अच्छे भविष्य के लिए आप वैज्ञानिक विचारधारा को सोचिए और फिजूल खर्च